आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और उसी केवीएस की प्रिपरेशन में आज एक वीडियो और ऐड होने वाली है जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग द एडोलसेंस और इंट्रोडक्शन टू द एडोलसेंस। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि अप्रोक्स 1 मंथ पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एडोलसेंस क्या होता है। मीन्स कुछ जो बेसिक था सारा एडोलसेंस का, अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस से लेकर के बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस करी थी। सो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगी, बट एनी हाउ कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं वो वीडियो थी बनाना भूल गई। बट आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि प्लेलिस्ट बना दो इसकी, या सेकंड पार्ट कहाँ है, ये वो, मतलब बहुत सारे कमेंट्स आए। और तब मुझे ध्यान आया कि यस मुझे वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि उस पर ठीक ठाक व्यूज आए थे। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे सेकंड पार्ट के लिए। मीन्स अप्रोक्स मेरे पास 30 to 35 मैसेजेस होंगे जो कह रहे थे कि हमें सेकंड वीडियो चाहिए। इट मीन्स कि मुझे ये वीडियो बनानी बहुत पहले बनानी चाहिए थी, बट सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गई। और बट उसको ना छोड़ते हुए आज हम कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट सेकंड। तो ये जो है इस वीडियो का पार्ट सेकंड है। जिसने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले पार्ट 1 देख लो फिर ही पार्ट सेकंड देखना, अदरवाइज ये सारा जो है ना आपके ऊपर से जाने वाला है। वैसे भी देख लो यहाँ पे खिचड़ी बनी हुई है। आई होप गॉड विल यू गिव स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड दिस खिचड़ी। ठीक है, तो इससे पहले ये कुछ भी समझ में ना आए, सब ऊपर से जाए, इससे पहले पार्ट 1 देख लो फिर इसके बाद आना, क्योंकि ये सारा उसके आगे का ही है, वहां से समझ में आएगा। बाकी जिसने नहीं देखा, जिसको डायरेक्ट पार्ट सेकंड देखना है, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेंटेन अ ब्रिज कि आप वहां से लेकर यहाँ तक सारी चीज समझ पाओ। ठीक है, सो ज्यादा बकवास हो रही है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हमारा इंट्रोडक्शन टू एडोलसेंस। ठीक है, सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह अपना पहले वाला रिवाइज करते कि हमने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। सो सबसे पहले हमने अपनी वीडियो स्टार्ट करी थी पार्ट 1 वाली, उसमें हमने पढ़ा था कि किशोरावस्था क्या होती है। किशोरावस्था, एडोलसेंस, एडोलसेंस वर्ड कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा के किस वर्ड से एडोलसेंस शब्द निकल करके आया है, जिसका मतलब होता है ग्रोथ, बढ़ना, या वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। और उस लास्ट वीडियो में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे हिसाब से, जो कि पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी प्यूबर्टी। एक वर्ड यूज करते हैं ना, प्यूबर्टी प्यूबर्टी प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी वर्ड कहाँ यूज होता है। तो प्यूबर्टी एक बहुत बड़ी स्टेज नहीं होती या बहुत टाइम का पीरियड नहीं होता है। प्यूबर्टी एक बहुत शॉर्ट पीरियड होता है जिसमें एक लड़का या एक लड़की आगे रिप्रोडक्शन करने के लिए सारी चीजें या सारे पार्ट्स अपने डेवलप कर लेता है, उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। ये बहुत टाइम की कम पीरियड की अवस्था होती है। मीन्स कि जब एक लेडी, एक गर्ल या एक बॉय रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाता है, उनका शरीर फिजिकली जब वो रेडी हो जाते हैं तो उस स्टेज को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी डेफिनेशन स्टार्ट करी थी कि जो किशोरावस्था है वो एक तूफान संवेग की अवस्था है। तो ये किसने दी थी डेफिनेशन, आप लोगों ने कमेंट करके बताया था, स्टोनली हॉल। तो ऑब्वियसली जिन्होंने आंसर करे थे उनका सबका आंसर ठीक था, और ये सदाबहार डेफिनेशन है, हर जगह पाई जाती है और हम सबको याद है। ठीक है, सीसीएट के टाइम से ही रखी हुई है। तो वो चीज हमने उस वीडियो में पढ़ी थी। फिर हमने करा था कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मीन्स आप कैसे बोल सकते हो कि ये बच्चा जो है वो किशोरावस्था में चल रहा है, मीन्स ये एक एडोलसेंस है या किशोरावस्था की अवस्था में ये है। तो उसके हमने थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि क्या क्या होता है किशोरावस्था में। हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होने लगती है, हमारा वेट एकदम से बढ़ना लगता है, विपरीत लिंग की तरफ हमारा अट्रैक्शन बढ़ना लगता है। अगर हमारे मम्मी पापा कुछ बोलते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है कि यार ये क्या कह रहे हैं, पूरे दिन बोलते रहते हैं, चीची करते रहते हैं। लेकिन उसकी जगह हमारा कोई फ्रेंड या हमारी गर्लफ्रेंड सेम चीज बोलती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे एडोलसेंस के, हम सब भी फेस करके आए हैं। तो ऑब्वियसली आप उस पीरियड को एंजॉय कर चुके हो। लाइक कहते ना मेरी बेबी ने खाना खाया और मम्मी कहती है खाना खा ले खाना खा ले खाना खा ले, तो बोलते क्या यार मम्मी पीछे ही पड़े रहते हो खाना खाने के लिए। बट उसी जगह पे आपकी गर्लफ्रेंड बोलते मेरे बाबू ने खाना खाया, तो आप खुशी खुशी कहोगे नहीं बेबी अभी नहीं खाया, अब मैं खाऊंगा। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मीन्स इस लाइन के थ्रू जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ, जो हमसे हमारा जो एज ग्रुप रहता है ना, जो हमारा पीयर ग्रुप रहता है, मीन्स जिसके साथ हम ज्यादा उस टाइम पे कंफर्टेबल रहते हैं, हमें उनकी बातें अच्छी लगती हैं। मीन्स जो हमारी गर्लफ्रेंड बोलेगी, जो हमारे जो दोस्त हैं, इवन नॉट गर्लफ्रेंड ओनली, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो भी हमारे सहपाठी होते हैं, अगर वो हमसे कोई चीज बोलेंगे चाहे वो चीज गलत है, बट हम उस चीज को मानने के लिए रेडी रहेंगे। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हमारे पेरेंट्स हमको कोई चीज बोल रहे हैं या हमारे टीचर हमको कुछ चीज बोल रहे हैं, तो हम थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में आ जाते हैं। मुझे ही क्यों बोलती है यार ये टीचर, या मेरे को ही क्यों बोलती है ये बार बार, या मम्मी मेरे को ही क्यों टोकती रहती है पूरे दिन। मीन्स थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति रहती है। ये ऐसा माइंडसेट हो जाता है उस टाइम पे एडोलसेंस के बच्चों का। तो यहाँ पे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट वीडियो में ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं।
और थोड़ा सा जब हम बढ़ते हैं तो उस टाइम पे फिर उसके बाद क्या था कि एक जो बच्चा है, एक एडोलसेंस जो बालक होता है, फिर हमने पढ़ा था कि एज ग्रुप ने किस किस को मतलब कहाँ पे बांटा हुआ है। इंडिया में है कहाँ से लेकर कहाँ तक की एज को किशोरावस्था में माना जाता है, एडोलसेंस को। तो हमारे यहाँ पे था कि 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चे को एडोलसेंस की स्थिति में माना जाता है, ठीक है, 12 से 18। फिर हमने उसमें पढ़ा था कि WHO किस कैटेगरी को एडोलसेंस की स्थिति में लाता है, और WHO एक यूनाइटेड यूएनओ कौन कौन सी स्टेज वाले बच्चों को एडोलसेंस की स्थिति में लाता है, वो हमने उस वीडियो में डिस्कस करा था। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए थे नीचे, उसमें हमने क्या डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में, कि एक किशोरावस्था वाला बच्चा अपने पीयर से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से या अपनी सराउंडिंग से वो क्या एक्सपेक्ट करता है। तो उसको उसमें ये था कि जो एक बच्चा है उसको ना असेट समझा जाए, ना कि बोझ, ठीक है, उसको हमको असेट समझना चाहिए, ना कि बोझ, कि मीन्स कि हम उसके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं कि ये पढ़ो, ऐसे करो, वैसे करो। मीन्स की लाइक उसको ना ये ना फील कराया जाए कि अगर हम आपको कोई बात बोल रहे हो और आप उस बात को नहीं मान रहे तो आप ना मतलब हमारे साथ गलती कर रहे हो। जैसे कि एक मतलब किशोरावस्था वाले बच्चे को क्या चाहिए, जैसे कि मान लो जब वो किसी बच्चे के साथ, मान लो एक बच्चा है 14-15 साल का है, जब वो किसी अपने छोटे भाई बहन के साथ या अपने कजन के साथ खेलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेटा क्या कर रहा है, क्या तू बच्चों की तरह खेल रहा है, तू अब बड़ा हो गया है, ठीक है, तू बड़ा हो गया है। तो वहां पे तो हम उसको एहसास दिला रहे हैं कि भाई तू बड़ा हो गया है, तो हम तेरे से ये पर्टिकुलर हरकतें एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम ये सब चीजें करो। बट अगर वही बच्चा बाहर जाकर के बोलेगा कि मुझे बाइक चलानी है, मुझे बाइक सीखनी है, तो आप उसको क्या एग्जाम्पल दोगे कि भाई तू अभी 14 साल का है, अभी तू छोटा है, ठीक है, तू अभी छोटा है, 18 साल के बाद बाइक चलाते हैं तो तू अभी छोटा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस स्थिति में ना बच्चे के मन में, दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है कि यार क्या है, अभी तो मैं जब उसके साथ खेल रहा हूँ तो कह रहे तू बड़ा हो गया है, अभी जब मैं बाइक चलाने के लिए कह रहा हूँ तो छोटा है। तो उस टाइम में ना बच्चे ये समझ नहीं पाते कि जो हमारे समाज द्वारा जो कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि 18 साल के बाद ही तुम बाइक चला सकते हो, बाइक सीख सकते हो, तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है, वैसे अभी तो छोटे छोटे बच्चे चलाते हुए घूम रहे हैं, बट एक सरकार द्वारा जो मान्यता है वो कि 18 साल के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओगे और सीखोगे, तो वो चीज है। तो और छोटे बच्चों के साथ आप क्यों नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने वो स्टेज क्रॉस कर लिया, आप ग्रोथ कर चुके हो, इतना बड़े हो गए हो। तो उस टाइम पे ना बच्चे का माइंड ये इन चीजों पे के लिए कैपेबल नहीं है कि सरकार ने क्या करा है, या लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, या बच्चे के साथ क्यों मना करा, नहीं, वो क्या एक्सेप्ट करेगा जो उसकी सराउंडिंग उसको दे रही है। अभी तो मना कर रहे हैं कि बड़ा हो गया हूँ, अभी यहाँ पे मना कर रहे हैं कि मैं छोटा हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, वो अपने आप मन में ही ना कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति ले आता है। तो उस टाइम पे उसको असेट समझना चाहिए, उसको प्यार से समझाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, वो सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस करी थी, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, ठीक है, बहुत सारे हमने उसमें डिस्कस करे थे। फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे के अंदर क्या क्या होता है, सारी चीजें हमने डिटेल से लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि फिजिकल चेंज में बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, मेंटली जो चेंज होता है बच्चे का वो कैसे होता है, और जो सोशल चेंज होता है उसमें क्या क्या चेंज आते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चा कैसे आगे बढ़ने लगता है, वो सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी थी, ठीक है। अब तक जो चल रहा था ये सारा लास्ट वीडियो का था, इसलिए मेरा फ्लो भी थोड़ा ज्यादा फास्ट था, क्योंकि जिन बच्चों ने देखा होगा उनका रिवीजन हो गया होगा, और जिनको नहीं देखा उनको थोड़ा सा याद आ जाएगा, मीन्स कि हाँ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। अब चिंता मत करो, मैं इतनी ज्यादा फास्ट नहीं बोलने वाली, इसलिए था ये क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म करना था इसलिए। तो लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था ना, अलग अलग स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे का कैसे चेंज होता है, एडल्ट में, सोशल में कैसे चेंज होता है, अब उसी में कैरेक्टरिस्टिक के साथ अब हम क्या करने वाले हैं, उनके चैलेंजेस स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर किसी की कुछ अच्छी चीज है तो ऑब्वियसली उसके साथ बुरी चीज आती है, ठीक है। जो आपकी सपनों की राजकुमारी होगी ना, राजकुमारी, तो जो अच्छी चीजें नहीं होंगी उसमें सारी, वो खुद अपने साथ कुछ बुरी चीज लेकर के आएगी, और ये इंसान का नेचर होता है, ठीक है, मतलब कुदरत का है ये चीज, जो अगर किसी के कोई पॉजिटिव चीज है ना तो नेगेटिव डेफिनेटली होगी ही होगी। हर दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, जैसे आपने सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, हम प्रैक्टिस से अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और इम्प्रूव करते हैं टाइम के टाइम साथ, परफेक्ट नहीं हो सकते। तो सेम इसी तरीके से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि हर उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, बच्चों के शरीर के अंदर कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं, बच्चों का सोशल ग्रुप उनके अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है। अब उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि चैलेंजेस, जो चीजें आती हैं वो थोड़ी पॉजिटिव भी होती हैं, थोड़ी नेगेटिव भी होती हैं, तो बट डेफिनेटली अभी हम पढ़ने वाले हैं कि उनमें हमारे साथ चैलेंजेस क्या होते हैं। मीन्स जब कोई बच्चा एक एडोलसेंस की स्थिति में है, कोई बच्चा इंडिया में 12 से 18 साल का है,
ठीक है। तो उसको इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और जो चैलेंजेस उसके सामने आते हैं तो उससे बच्चे के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट होता है सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि आपको पता है कि डबल स्पीड से मीन्स 200% की स्पीड से इस टाइम पे फिजिकल डेवलपमेंट होने लगता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था, बहुत तेजी से एकदम, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत रफ्तार तेज होती है डेवलपमेंट की, फिजिकल डेवलपमेंट की। फिर जब बचपन वाली स्टेज चलती है ना, तो जो हमारा डेवलपमेंट का जो स्पीड होती है ना, बहुत 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 ज्यादा स्लो हो जाती है। बट एक बार जैसे बच्चा किशोरावस्था की स्थिति में प्यूबर्टी के टाइम पे आने लगता है ना, स्पीड एकदम से बहुत तेज इंक्रीज हो जाती है, बहुत तेज, इवन बहुत तेज, जल्दी जल्दी वो शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं कि बच्चा खुद से समझ नहीं पाता, और उसको ये स्थिति देती है डायलेमा। डायलेमा मीन्स दुविधा, उसके दिमाग में होने लगती है कि दुविधा, वो समझ ही नहीं पाता और चेंजेस इतनी जल्दी से हो रहे होते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मीन्स क्या है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हाइट में इंक्रीज होता है, एकदम से बच्चा बढ़ जाता है, और वेट में बहुत डबल डबल वेट, डबल तो नहीं इन द सेंस, बट ये जितना वेट है उसका 50% वेट एकदम से बढ़ जाता है। कोई बच्चा 20 साल का है तो एकदम से वेट 30-35 साल तक पहुंच जाता है, 20 का 30-40 साल तक पहुंच जाता है वेट, 30-40 किलो तक वेट पहुंच जाता है, एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पे चैलेंजेस क्या है हमारे सामने कि बच्चे का जो हाइट वेट हो रहा है ना, उससे बच्चे के दिमाग में डायलेमा आ जाती है, दुविधा की, मतलब ये क्या हो रहा है। और डायलेमा ऐसा थोड़ी कि क्या आ रहा है क्या नहीं। अब इसमें क्या होता है, देखो किसी, आपको पढ़ा है आपने, वृद्धि के नियम पढ़े हैं, डेवलपमेंट के आपके 14 जो विकास के सिद्धांत होते हैं वो आपने पढ़े हैं। तो सिद्धांत क्या है, हर एक का जो विकास है वो सेम पैटर्न में होता है, लेकिन उसकी स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है। डायरेक्शन तो सेम रहेगी लेकिन उसकी स्पीड अलग अलग रहती है, इंडिविजुअली डिफरेंस होता है, किसी में तेज होती है, किसी में ज्यादा होती है। तो इस टाइम पे क्या होता है, मान लो अब हम लास्ट वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं कि लड़कियों की हाइट एकदम से बढ़ जाती है, लड़कों की कम रह जाती है, लेकिन 2-3 साल बाद देखोगे आप लड़का एकदम से आगे निकल जाता है। तो ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाली, क्योंकि लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लेना, अदरवाइज इसका फायदा नहीं रहेगा जो भी आप इतना देखोगे। तो वो पॉइंट मैं यहाँ पे क्यों ला रही हूँ, अब क्या होता है, सब में टाइम अलग अलग होता है, किसी में स्पीड तेज होती है, किसी में स्पीड धीमी होती है। तो क्या होता है, किसी बच्चे का हाइट जो है एकदम से बढ़ गई, कोई लड़का छोटा रह गया, तो क्या होता है, बुलिंग बाय पियर्स, पियर्स उसे चिढ़ाते हैं, नाटा बोंची बोंची नाटा, मतलब ऐसे करके। कोई लंबा हो जाता है तो बोलते हैं खंबा हो गया। वेट एकदम से बढ़ता है, किसी का बढ़ता है किसी का नहीं बढ़ता, ठीक है। तो बुलिंग बाय पियर करते हैं, मतलब आपस में छेड़छाड़ एक दूसरे को करना, ये नॉर्मल हो जाता है इस टाइम पे, छेड़छाड़े करना, एक दूसरे पर कटाक्ष देना, ठीक है, एक दूसरे को ताने मारना, ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाता है। तो किसी का हाइट बढ़ रहा है, किसी का वेट नहीं बढ़ रहा, तो उनके अंदर ही दुविधा रहती है, यार उसका तो वेट इतना बढ़ गया, मैं तो इतना पतला ही हूँ, मैं क्या करूँ। क्योंकि क्या है, हमने यहाँ पे ना अपने दिमाग में रोल डिस्क्रिमिनेशन बना रखे हैं, रोल मीन्स सब सुपरस्टिशन बना रखे हैं। सुपरस्टिशन क्या, कि अगर लड़का है तो लड़का तो हट्टा कट्टा ही होना चाहिए, मोटा मोटा सा हट्टा कट्टा जिसकी बॉडी बनी हुई है, सुपरस्टिशन है कि लड़का ऐसा ही होना चाहिए। और लड़की के लिए क्या है, लड़की हो पतली दुबली, लंबी पतली दुबली सी, गोरी सी, है ना, ये हमारे सिर्फ सुपरस्टिशन बने हुए हैं। जबकि सबके अपने आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी, रोल, उनकी खुद की आइडेंटिटी है, जैसा जो चाहे, कहते हैं ना खुद को एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा जिसने इस टाइम पे खुद को एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज वो जिंदगी भर ना अपने आप को कॉम्प्लेक्स में ही फील करता है, भाई क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो वो सबसे ज्यादा कहाँ से स्टार्ट होता है, इसी टाइम से, एडोलसेंस से। किसी की हाइट बहुत ज्यादा हो गई, किसी की हाइट कम रह गई, तो हम अपने आप में सोचते रखते हैं, जैसे लड़का है, लड़कों में ही ले लो, किसी की बॉडी अच्छी खासी हो गई, आवाज भारी हो गई, लड़का अच्छा है, हाइट वाइट सब बढ़िया है, बट किसी लड़के की अगर कम रह गई तो वो ये नहीं देख रहा है यार सब में इंडिविजुअल डिफरेंस है, नहीं, उसको क्या लगेगा, यार मैं उससे कम हूँ, भले ही वो और एक्टिविटीज में उससे ज्यादा अच्छा हो, बट उसको खुद से खुद इन्फ्लुएंस क्या बना लेगा कि यार मैं उससे अच्छा नहीं हूँ, मैं मेरी बॉडी क्यों नहीं मजबूत है, मैं मोटा क्यों नहीं हूँ। हो सकता है आगे जाकर के तेरा भाई वेट बढ़ जाए, सबर कर ले, बट नहीं, उस टाइम पे बच्चों की ये नहीं होती कि वो आगे के बारे में सोच पाए, क्योंकि बच्चे ना एट ए टाइम का सोचते हैं। और उस टाइम पे जो पेरेंट्स उनकी सलाह देते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो देखो उस एज ग्रुप से, हमारे पेरेंट्स उस एज ग्रुप से जा चुके हैं आगे, तो वो फ्यूचर को रेफरेंस करते हुए उनको विचार देते हैं। और वो जो बच्चे होते हैं वो एबल ही नहीं होते कि वो आगे का ज्यादा सोच सके, तो वो उनको इसलिए पेरेंट्स दुश्मन लगने लगते हैं कि यार ये क्या कह रहे हैं, अभी क्या हो रहा है और ये क्या बात कर रहे हैं। जैसे किसी लड़के के लिए कोई लड़की सही नहीं है, पेरेंट्स को लग जाता है कि आगे जाकर के नहीं बनेगी, तो मना करते नहीं भाई रहने दे, छोड़ दे, बट बच्चों को क्या लगता है यार क्या है, क्यों नहीं मान रहे, इनको मेरे में ही रहता है ये वो। सो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट होने की जो स्टेजेस होती है सबसे ज्यादा वो एडोलसेंस में होती है। फिर इसके बाद क्या, जब हाइट वेट बढ़ता है तो आपस में बुलिंग हो जाती है, पेयर से स्टार्ट हो जाती है।
फिर इनमें डायलेमा रहती है, उसका वेट बढ़ रहा है, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, यार उसकी हाइट कितनी अच्छी है, भगवान मेरे को हाइट क्यों नहीं इतनी अच्छी दी, वो कितनी सुंदर है, मैं क्यों नहीं सुंदर हूँ, मेरे इतने सारे पिंपल हो रहे हैं और उसके तो पिंपल ही नहीं हो रहे, उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट है और उसकी स्किन कितनी अच्छी है, वो ऐसे करती है, वो वैसे करती है, वो ऐसे करता है, मतलब अपने आप में हम कंपैरिजन कर करके उस टाइम पे खुद को ही नाश कर लेते हैं। सिंपल सा बात यही है। तो फिजिकल क्या होता है, इससे क्या होता है, उनमें होता है स्ट्रेस, डायलेमा तो चल रही होती है, फिर डायलेमा धीरे 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 किसका रूप ले लेती है, स्ट्रेस का। बच्चों में उन्हें लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस इसी चीज को लेकर के, जो उनकी लाइफ में उस टाइम पे मेन चीजें होती हैं 12 13 14 15 साल में, कि हम पढ़ना है, अच्छे से स्कोर करना है, ग्रेड करना है, को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, जिस चीज में आप अच्छे हो, जो स्किल में आप अच्छे हो, उसको और बूस्ट करना है और अच्छे से करना है। नहीं, ये उस टाइम पे होना चाहिए, उनका मोटिव उस टाइम पे ये होना चाहिए, बट रियल में हो क्या जाता है, ये नहीं बढ़ रहा, वो नहीं हो रहा, वेट नहीं बढ़ रहा, ये नहीं बढ़ रहा, मेरे एक्ने आ रहे हैं, मेरे को पिंपल हो रहे हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ, ये सारी चीज में फंस करके हमारा यूथ आजकल खराब हो रहा है। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा ये हो जाता है। फिर जब धीरे 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 स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए क्या करें, वो लेने लगते हैं हार्मफुल ड्रग्स। स्ट्रेस किसका रूप ले लेते हैं, हार्मफुल ड्रग्स। अब भाई अगर आप परेशान हो तो आपको उसको करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे हार्ट ब्रेकअप एंड ऑल, एक चली गई छोड़ के, अब मैं दूसरी बनाऊंगा, तीसरी बनाऊंगा, चौथी बनाऊंगा, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है आज के टाइम पे। आजकल के जो बच्चे हैं, एक तो जब से कोरोना गया है, कोरोना के बाद सबके हाथ में फोन हो गए। मेरे पास 10th क्लास के 6 बच्चे पढ़ने आते हैं और 6 बच्चों के 6 के पास अपना पर्सनल फोन है। कोरोना के बाद पढ़ाई होती थी ऑनलाइन, उसके बाद उनके पास अभी पर्सनल फोन है, और हमेशा मीन्स 24 में से समझ लो 18 घंटे, मतलब बोर्ड के एग्जाम है, उनका बोर्ड होने वाला है फरवरी में, फिर भी 18 में से 18 घंटे मीन्स वो इंस्टा पे एक्टिव रहते हैं। किसने क्या स्टोरी पोस्ट करी है, मुझे लाइक करनी है, मेरे को स्टोरी डालनी है, और ये 36 घंटे हो गए मैंने स्टोरी डाली, उनका मतलब ये चलता रहता है। मीन्स सोचो 10th के बोर्ड आने वाले, और हमारे टाइम पे मीन्स बोर्ड इतना हुआ रहता था। अभी आजकल के बच्चों को कुछ रह ही नहीं गया है, क्योंकि सारी चीजें सब कुछ उनको ऑटोमेटिकली सब पता चल जाता है, सब कुछ उनके हाथ में, मीन्स वो फ्री है जो वो करना चाहते हैं, ठीक है। पर जो बच्चे करना चाह रहे हैं वो उस चीज के लिए फ्री है, वो कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट जो बच्चे वो चीज नहीं कर पा रहे, जो उस चीज का स्ट्रेस लेकर के बैठे हैं कि यार ये क्या है, ये क्या है, क्या नहीं। अभी जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट होता था, मीन्स जितना इंटरेक्शन होता था हमारी क्लास में, बच्चे जितने पढ़ते थे उनसे होता था, है ना, और वही 30-35 बच्चों में कंपटीशन होता था। अभी क्या हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से पूरा जो पूरी दुनिया है, पूरी दिल्ली या पूरी इंडिया कह लो, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो अब एक बच्चा क्या सोचता है, उसका कंपटीशन उन सारे बच्चों से है, चाहे वो दिखने में हो, चाहे वो हाइट में हो, चाहे वो वेट में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी भी चीज में कंपटीशन लेकर के चलता है, मुझे उसे पीछे छोड़ना है, उसे पीछे छोड़ना है। तो दिमाग में इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, मीन जो पहले 30-35 बच्चों का स्ट्रेस था, समझ लो वो 30-35 हजार बच्चों का स्ट्रेस आ गया। वो मेरे से ज्यादा सुंदर है, क्योंकि इतना इंटरेक्शन करोगे, जितना देखोगे उतना ही तो आपको लगेगा। जितनी ज्यादा आप गर्ल्स की तरफ, जितनी ज्यादा बॉयज की तरफ आप देखोगे, तो आपको खुद को ही कॉम्प्लेक्स फील होगा कि वो मुझसे ज्यादा अच्छा है, वो मुझसे ज्यादा बेटर है, उसके पास ये है, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, मतलब हम कंपैरिजन कर करके खुद को खत्म कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेस हमको ले जाता है हार्मफुल ड्रग्स की तरफ। और सेकंड चीज, जब हम ड्रग्स ले रहे हैं, बार बार ड्रग्स ले रहे हैं, हम माल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं, जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए नहीं जा रहा। जैसे हमारी की पूरी जनरेशन जंक फूड की तरफ जा रही है, वैसे उसमें से एक मैं भी हूँ। तो फिर उससे क्या होता है, उनको एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मीन्स खून की कमी, आपको पता है खून की कमी, एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी जिसमें हो जाती है उसको एनीमिया बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट के बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। ये हाइट वेट की वजह से जो डायलेमा होते हैं, वो बुलिंग जो पेयर करते हैं, बुलिंग बाय पेयर, तो बुलिंग जब पेयर करते हैं आसपास में, तो उस टाइम पे हमको सहने की शक्ति बहुत कम होती है एडोलसेंस में। तो हमारा रिएक्शन एकदम या तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, हम उस पर बरस पड़ेंगे, फट पड़ेंगे, उसको एकदम से छोड़ने की वजह जाना, मतलब उसको नेग्लेक्ट करना तो एडोलसेंस में आता ही नहीं है। आप भी उस स्टेज से आए हो, उस टाइम पे आता ही नहीं है। या तो हम बिल्कुल फट पड़ेंगे, क्या है क्या नहीं, क्यों फालतू बोल रहा है, बिल्कुल लड़ाई पे आ जाए, इसको बुला ले, उसको बुला ले। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करा तो हम खुद हीन भावना के शिकार हो जाएंगे। आज उसने मुझे परेशान करा, उसने मुझे ऐसे बोला, मैं इतनी बुरी हूँ क्या, मैं ऐसी हूँ क्या। हम खुद में ही खुद ही कर करके ऐसे करने लगते हैं, जिससे हमको हो जाता है स्ट्रेस। और स्ट्रेस को दूर करने के लिए या कभी करने के लिए, इन एनी हाउ, जो हमारा एडोलसेंस है इंडिया का, वो किस पे जा रहा है, ड्रग्स की तरफ। ड्रग्स भी नहीं, हार्मफुल ड्रग्स की तरफ, क्योंकि हमारे जो इंडिया का जो एज ग्रुप है 12 से 18, वो कमाता तो है नहीं। थोड़ा बहुत पार्ट टाइम का प्रचलन इतना ज्यादा इंडिया में है नहीं, अभी जैसे अमेरिका वगैरह में है, यहाँ है नहीं। तो जो अच्छे वाले ड्रग्स होंगे भाई, कोकीन, चरस, गांजा में भी हो सकता है वो महंगे आते हो, जो हार्मफुल ड्रग्स है वो सस्ते आ जाते हैं, तो वो हार्मफुल ड्रग्स की तरफ जाता है। और हार्मफुल ड्रग्स से उनको बहुत ज्यादा बीमारियां होती है, जिससे हमारा एडोलसेंस जो है पूरा
जो पूरा जो लाइफ होता है उनका खराब हो जाता है, क्योंकि ये ना बहुत लेट जा करके लॉन्ग टाइम इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे कि आपने एक दिन कुछ नशा करा, ऐसा नहीं आपको उसी दिन कुछ हो गया आप उसके आदी हो गए, नहीं, धीरे धीरे जब आप लोग आदत बनाओगे तो ये नहीं कि तुरंत असर दिखाएगा, नहीं, ये आपको लॉन्ग टर्म में जा करके दिखाएगा असर, और बिल्कुल ऐसा असर दिखाता है कि पूरी बॉडी खराब हो जाती है। डेफिनेटली काफ़ी सालों के घर में ड्रिंक वगैरह की प्रॉब्लम रहती है सारी, वो आपने फेस करी होगी, तो सेम वही। और एक होता है एनीमिया, क्योंकि ढंग से खाना वगैरह नहीं खाते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उल्टे सीधे ड्रग्स लेते हैं, सारी चीज़ें, तो एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। तो ये सारे थे फिजिकल डेवलपमेंट के चैलेंजेस जो हमारे एडोलसेंस के टाइम पर हमको अभी फेस करने पड़ रहे हैं, या हमारी डेली लाइफ में जो करंट हमारे एडोलसेंस में चैलेंजेस हैं वो। फिर इसके बाद आता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इसमें देखो आपको कितना सुंदर लग रहा होगा, मतलब कितना अच्छा लग रहा होगा कि क्या लिखा है, आइडियाज होते हैं बच्चों के पास, कॉन्सेप्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज होती हैं बच्चों के पास इसमें। तो आप कहोगे कि यार ये तो कितनी अच्छी चीज है, कितनी बढ़िया चीज है ना, ये चैलेंजेस कहाँ है? तो देखो चैलेंजेस ये नहीं है। वैसे ये बात सच है, जब ये बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अगर हम आए, ये फिजिकल डेवलपमेंट था, अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आए तो बच्चे के पास ना उस टाइम पे में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, बहुत सारे नए नए आइडियाज होते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको वो अप्लाई करना चाहता है, अब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज होती हैं बहुत सारी जिनको वो यूज कर सकता है। मीन्स एक छोटे से स्टेज से बहुत बड़ी जगह तक वो पहुंच सकता है। लेकिन इसमें चैलेंज क्या है कि इसको यूज कैसे करे, उसको यूज कैसे करना है, उन थ्योरीज को रियल में कैसे करना है, ये तो वो अपने दिमाग में लेकर के चल रहा है ना, दिमाग में सोच रहा है, बहुत सारे आइडियाज हैं, सब चीजें उसके माइंड में है, उसको रियल में कैसे बनाए, उसके लिए करने पड़ेंगे एफर्ट्स। और वो बंदा करना नहीं चाहता, अपने दिमाग में रख के बैठा हुआ है, वो बंदा करना नहीं चाह रहा है, थोड़े हाथ पैर मारने पड़ेंगे तो कैसे मारे। बाकी अभी इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ बढ़िया कर रहे हैं वो आपको पता है, बट मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी के ऊपर ये बातें हो रही है सारी। तो उस टाइम पे क्या आइडियाज, कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी सब होता है बच्चों के पास, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज इट। सो वो जो सारा हमारा मटेरियल है ना बच्चों का, बढ़िया बढ़िया जो आइडियाज है, जिससे हमारी देश में, हमारी कंट्री में डेफिनेटली कुछ चेंज आ सकता है, वो बेकार हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बच्चों के पास इनोवेटिव आइडियाज बहुत ज्यादा होते हैं, सॉरी ये आता है ईगोसेंट्रिक। ठीक है, ईगोसेंट्रिसिटी होती है इस टाइम पे, बच्चे जो होते हैं ईगोसेंट्रिक मीन्स अपने आप में ही रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ईगोसेंट्रिक मीन्स अपने आप में, मीन्स मान लो ईगोसेंट्रिक मतलब क्या होता है कि मीन्स हम एडोलसेंस में लगता है कि हर कोई मुझे देख रहा है, मुझे नोटिस कर रहा है, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो वो मुझे देख रहे हैं, अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो वो मुझे देख रहे हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, या वो मुझे देख रही है वो क्या सोचती होगी मेरे बारे में। मीन्स हम ईगो सेंट्रिसिटी बहुत होती है हमारे अंदर, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, अपने आप से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट होना स्टार्ट होता है, मीन्स हम उन्हीं चीजों को करना पसंद करेंगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, अदरवाइज नहीं। इससे पहले क्या है, जब आप बचपन वाली स्टेट में होते हो तो टीचर आपको पढ़ा रही है, आपका मन है यानी आपको पढ़ना है, हाँ भाई टीचर पढ़ा रही है, पढ़ना है। इसमें क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट, अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अगर आपका मन अच्छा नहीं लगता ना, तो सामने क्लास भी चल रही है ना, तो आपको लगेगा कि आपको सुनना चाहिए, बट नहीं, आप उसको नहीं सुनोगे, आप जाने दो, मतलब आप दिमाग में कुछ घुसने ही नहीं दोगे, क्योंकि आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। आप नहीं, सॉरी, आप तो, हम लोग तो एडल्ट हैं, हम एडल्ट वाले ग्रुप में आ गए हम, बट फॉर एडोलसेंस वाले जो एडल्ट होते हैं, सॉरी एडोलसेंस में जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स जिन्हें हम कहते हैं, टीनेजर्स की बात हो रही है, इनमें ईगोसेंट्रिसिटी बहुत ज्यादा होती है कि सब मुझे देख रहे हैं, मुझे नोटिस कर रहे हैं, मैंने ऐसे कर दिया, वैसे नोटिस कर दिया, ये मेरे बारे में क्या कहेगा, वो मेरे बारे में क्या कहेगा, ये बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। फिर होता है इनोवेटिव, और इस टाइम पे ना बच्चे इनोवेटिव तो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, बट उनको नहीं पता इनको कहाँ यूज करना है। तो पॉजिटिव चीजें तो ये चीजें हैं, बट इसके साथ ही आती है नेगेटिव चीजें। नेगेटिव चीजें मतलब कि बच्चे समझते नहीं है, जो हमारी सोसाइटी ने जो कुछ चीजें बनाई हैं, या सोसाइटी ने कुछ बोला है कि ये चीज ऐसा होना चाहिए, तो उसमें सोसाइटी का ही भला होगा, क्योंकि नियम तो वही बनाए जाते हैं ना सोसाइटी द्वारा जो सोसाइटी का भला करे, जो सोसाइटी को ही नीचे डाउन करे, हम वो नियम क्यों बनाएंगे, राइट। बट उस टाइम पे बच्चों को अकल नहीं होती, बच्चे अकल इन द सेंस कि वो समझना ही नहीं चाहते। तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं कि वो रैश ड्राइविंग करते हैं, मीन्स बहुत तेज तेज बाइक चलाएंगे। आपको पता होगा कि जितने भी परसेंट, मतलब 30% अप्रोक्स जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, उसमें 30% में ना ये बच्चे होते हैं, मतलब एडोलसेंस होते हैं, 11, 12, 13, ये 14, ये जो बच्चे होते हैं ना टीनेजर, उन एक्सीडेंट में ये, इनमें ये ज्यादा होते हैं। ठीक है, जबकि इनका काम भी नहीं होता कि इन्हें बाइक चलानी है, कार चलानी है, कहीं इन्हें जाना है, बट जो रोड एक्सीडेंट होते हैं एक सर्वे के अकॉर्डिंग 30% उसमें से हमारे टीनेजर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि देखो इन्हें डर वर तो होता नहीं है किसी का गिरने का, क्योंकि इस टाइम पे लगता है मैं सब कर लूंगा, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, हम अपने ही दुनिया के सबसे ऊपर बादशाह होते हैं कह लो। तो कुछ
होश वगैरह नहीं रहता है, तो बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं, अपनी टेंशन नहीं लेते अपनी कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बाद फैमिली का क्या होगा, ये कोई इतनी टेंशन नहीं होगी। आपने भी सुना होगा जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती रहती हैं, हमारी जो बाइक या गाड़ी की स्पीड है वो अपने आप ही कम होती रहती है, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। अगर कुछ हमें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली का क्या होगा या हमारे पीछे जो ऊपर है वो क्या होगा। बट इस टाइम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, इतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी इनकी होती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं, अल्कोहल लेने लगते हैं। पहले तो शौक में लेते हैं अल्कोहल, इनको लगता है बड़ा कूल डूज, अगर हम अल्कोहल लेंगे तो हम बड़े कूल लगेंगे। बट ऐसा होता कुछ नहीं है, धीरे धीरे ही एडिक्ट हो जाते हैं अल्कोहल के, उसके बाद रिजल्ट तो आपको बहुत ज़्यादा पता ही है क्या होता है। तो इस उम्र में क्या होता है, इनोवेटिव के अकॉर्डिंग ये रैश ड्राइविंग करने लगते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं। तो ये सारे हमारे चैलेंजेस हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बच्चों को बूस्ट करने के लिए ना हमें ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और इनसे ओवरकम लाना पड़ेगा। एक तो इनको यूज करना सिखाना पड़ेगा, ईगोसेंट्रिसिटी से कैसे ओवरकम करें वो जरूर आना चाहिए। और ये जो ये सारी चीजें करते हैं, टेकिंग अल्कोहल ड्रग्स एंड ऑल, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इनकी बाधा बनती है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है बच्चों को समझा करके, या कैसे वो सारी चीजें करनी है, ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये दो चैलेंजेस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब थर्ड चैलेंज है हमारे की साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट क्या होता है। आपको पता है जो हमारे शरीर में फिजिकल चेंजेस होते हैं इस टाइम पे सबसे ज्यादा सेक्सुअल रिलेटेड चेंजेस होते हैं ज्यादा। तो उसमें क्या है, ये हमारे लिए चैलेंजेस कैसे हैं, चैलेंजेस तो हो ही रहे, एकदम से हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहे हैं, अगर लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है, लड़कों की आवाज मोटी हो जाती है, लड़कों की दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, सारे मतलब जो उनके बाल वगैरह हैं वो सारे आने लगते हैं। ठीक है, लड़कियों की जो हड्डियां थोड़ी सी सुकुड़ सी जाती हैं, लड़कों की थोड़ी बाहर को निकल आती हैं। तो ये जो सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, ये हमारे लिए अब चैलेंजेस कैसे, ठीक है, हम इसको एज अ चैलेंज कैसे ले सकते हैं, चैलेंजेस कैसे हैं। तो फर्स्ट है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में क्या है, सेल्फ डिस्कवरी। इसमें बच्चा अपने आप को ढूंढने लगता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा कोई अस्तित्व है या नहीं, घर वाले तो मुझे पूछते नहीं है, ये मुझे डांटता है, मैडम मुझे चिल्लाती रहती है। मीन्स इसमें बच्चों को सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा बच्चे को अपने आप से कन्फ्लिक्ट करना पड़ता है, मैं हूँ या नहीं, मैं कौन हूँ, मैं अच्छा क्यों नहीं कर रहा, मैं बुरा क्यों कर रही हूँ, मैं पढ़ क्यों नहीं पा रही हूँ। बहुत सारी चीजें इसमें स्टार्ट होती हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर हमारे एडोलसेंस में। फिर एक सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें ना इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है। इन इमोशनल मतलब हम इमोशनल एक चीज पे फिक्स नहीं रह पाते। मीन्स इमोशनल स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबल मतलब किसी चीज पे रहना, और इनस्टेबिलिटी मतलब किसी चीज पे ना रहना। इसका मतलब क्या, मतलब अभी हम खुश हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद हम रोने लग जाएं, अभी हम रो रहे हैं, हो सकता है आगे थोड़ी देर बाद हम मजाक करने लगे, या फिर हम एकदम से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए। तो इस उम्र में क्या होता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है। और देखो ये खैर अभी हमारे साथ भी होता होगा, बट इस टाइम पे ना हम जानते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। मीन्स अभी एकदम से आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओ, मान लो आपका केवीएस में नंबर आ गया, भाई आपका रिटर्न क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गए, तो आप क्या करोगे, जाकर के नाचने लगोगे। बट कोई आसपास रिलेटिव आ रहा होगा तो आप चुप हो जाओगे कि इनको दिखाना नहीं है, क्योंकि ये तो सब में फैला देंगे मेरा रिटर्न क्लियर हो गया, और मान लो इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। तो आप क्या अपने इमोशन शांत कर लोगे, हाइड कर लोगे। वो बोलेंगे अरे क्या हो गया, तू तो अभी नाच रही थी, क्या हुआ, तो आप बोले कुछ नहीं ऐसी गाना सुन रही थी, नया सॉन्ग रिलीज हुआ है वो सुन रही थी, आप ऐसे हाइड कर लोगे। बट इनमें क्या होता है, इनको कोई गुड न्यूज मिली है, फर्स्ट आए हैं क्लास में, फर्स्ट आए हैं, तो क्या करेंगे, मान लो गलती से ही सुन लिया फर्स्ट आए, तो गा बहुत खुश हो जाएंगे, चिल्लाने लगेंगे, गाने लगेंगे, सब में गाना गा देंगे, फर्स्ट आए फर्स्ट आए फर्स्ट आए। और बाद में क्या पता चलता है कि तू तो फर्स्ट आई नहीं, कोई और फर्स्ट था। तो मीन्स उस टाइम पे ये जो है, ये एडोलसेंस वाले जो एज ग्रुप होता है, दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस, कैसे उनको छुपाया जाए, कैसे उनको कंट्रोल करा जाए। तो इस टाइम पे क्या रहता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। अगर ये एक्साइटेड है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड जिसे आप कह लो। कभी कभी आप कहते हो यार ये तो ड्रामा ही कर रही है, मीन्स ये तो फेक लग रहा है, यार ये तो ड्रामा कर रही है, तो वो ड्रामा ये सब नहीं होता है। मीन्स क्या होता है, वो बस उनको नहीं पता उसको कंट्रोल कैसे जाए। जब भी बच्चे एक्साइटेड होते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड बहुत ज्यादा। जब गुस्सा होंगे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, तोड़ फोड़ करने लगेंगे, चीजें इधर से उधर उठा के फेंक देंगे, तो ये सारी चीजें होने लगती है। फिर या तो डिप्रेशन में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि मतलब देखो डिप्रेशन, सैडनेस, बुरा लगना, हर्ट होना, ये चीजें नॉर्मल है। अगर हम इंसान हैं तो हम डेफिनेटली किसी ना किसी से एक्सपेक्टेशन रखेंगे और हर्ट भी होंगे। बट हर्ट होना, बुरा लगना, सैड होना, ये चीजें नॉर्मल है। बट आप उसको ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उसको अपने ऊपर कितना हावी होने देते हो। अगर आप जितना हावी होने दोगे वो चीज आपको उतना और परेशान करेगी, और अगर आप उस चीज को जितना लेट इट भी करोगे तो वो चीज आपको डील नहीं करनी पड़ेगी।
बट उनको नहीं पता है कैसे करना होता है। वो अगर किसी चीज़ को बुरा लग जाता है ना, तो उस छोटी सी भी बात को लेकर के बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाएंगे, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, काम उस पर कुछ नहीं करेंगे सुधारने के, उसमें सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, फिर क्या होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, जबकि कुछ सालों बाद आप भी अपने उस टाइम की 12 से 18 वाली चीज़ों पर आप भी हंसते हो गए कि यार मैं उसके लिए रो रही थी, या मैंने उसने मेरे को ऐसे बोल दिया था, मैं उस पर इतना हर्ट हो गई थी, मतलब उस चीज़ों पे आप हंसते हो गए। तो बाद में पता चलता है मीन्स वो जिसका हम इतना हवा बना के रखा था, रियल में तो वो कुछ थी ही नहीं। तो ये सारा क्या होता है, हमारे ऊपर होता है। तो इसमें क्या होता है, डिप्रेशन फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर इसमें क्या है, इसमें जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं ना, माइनॉरिटी ग्रुप्स मीन्स आपको पता ही होगा, जैसे ST SC OBC, तो ये जो है, और एक जनरल कैटेगरी, नॉट कैटेगरी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आप पूरा गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर उस चीज को ले जाओ, नहीं। मान लो एक क्लास में है, एक क्लास में लड़के ज्यादा और लड़कियां कम है, तो लड़के यहाँ पे क्या हो गया, मेजोरिटी ग्रुप, और ये लड़कियां को गई माइनॉरिटी ग्रुप। तो जो लड़के यहाँ पे परेशान कर रहे हैं लड़कियों को, यहाँ पे तो लड़कियां आ गई माइनॉरिटी ग्रुप में। तो इस टाइम पे जो माइनॉरिटी ग्रुप के जो बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा फेस करने में प्रॉब्लम ज्यादा होता है, उनको ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। क्योंकि मान लो कि स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा तमिल से आया है, तेलंगाना से आया है, तो वो तमिल बोलेगा, बाकी सारे बच्चे हिंदी इंग्लिश में कंफर्टेबल है, तो यहाँ पे वो बच्चा क्या हो गया, माइनॉरिटी ग्रुप का। तो उसको और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि भाई उनसे बात कैसे करी जाए, बच्चों से कन्वर्सेशन कैसे करी जाए, वो जो बच्चे बोल रहे हैं उस बंदे के समझना है, तो इनसे बात कैसे करो, पढ़ाई कैसे करी जाए, ये सारी चीजें। तो एडोलसेंस के टाइम पे ज्यादा चीजें होती है, क्योंकि जब बच्चा माइनॉरिटी ग्रुप से होता है तो वो ये सारी चीजें अपने आप में ही सोचने लगता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, जब हमारा मतलब जो हमारा पर्सनल सेक्सुअलिटी होती है, मीन्स की जैसे जिसमें आ जाते हैं हमारे गे और लेस्बियन, है ना, अपने 4 कुछ चल रहा है आजकल, क्या होते हैं, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर और बायोसेक्सुअल में भी। तो इसमें क्या होता है, पर्सनल सेक्सुअलिटी हमें पता चलती है। जैसे कोई लड़का है तो उसको लड़के की तरह माँ बाप पाल रहे हैं 11-12 साल तक, बट जब वो इस उम्र में आ जाता है तो उसको मतलब धीरे धीरे लगता है कि मतलब वो लड़का नहीं है, वो लड़कियों की तरह रहना चाहता है, वो लड़कियों की तरह जीना चाहता है। तो मीन्स क्या होता है, हमारी पर्सनल सेक्सुअलिटी हमें पता चलती है। ठीक है, हमारी मतलब हम किस में रहना चाहते हैं, मतलब लड़का लड़की हमारा शरीर है क्या नहीं, मीन्स हम क्या फील करते हैं, हमें लड़का में रहना है, लड़की में रहना है, जो भी होता है, LGBT पता नहीं क्या है, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर और बायोसेक्सुअल, तो ये 4 तरीके के होते हैं। तो इसमें हमें यहाँ पे पर्सनल सेक्सुअलिटी का पता चलता है, और इस उम्र में हम डिसाइड करते हैं कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। सेकेंड चीज, इसके बाद क्या होता है, हमारा जो सेक्सुअल रिलेशनशिप रहता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप लड़का लड़की से, लड़का लड़के का, लड़की लड़की का, किसी के भी साथ कुछ भी रह सकता है। तो इस एज में वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, भले ही आगे जाकर के वो परिपक्व हो, डेवलप हो, लेकिन यस इस स्टेज में आकर के वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर हार्ट ब्रेक होता है, फिर उनके दिल टूटते हैं, ब्रेकअप होता है, इसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे चीट करा, उसने मुझे धोखा दे दिया। आपको लग रहा होगा कि 12-13 साल करके बच्चे ये चलते हैं, ये होता है क्या, बट यस आजकल के टाइम पे चल रहा है। और अगर हम बड़े लेवल पर ना भी देखें तो बट यस इस टाइम तक ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये होने लगता है। हार्ट ब्रेक होते हैं, हार्ट ब्रेक होगा, बुरा लगेगा, तो आपको स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस के बाद आप कहाँ जाओगे, सीधे ड्रग्स पे। इन केस अगर आपने कहीं पे भी लैक करा इन चीज़ों में तो छापा ही होना है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। हार्ट ब्रेक हो जाता है, फिर स्ट्रेस हो जाता है, और इस टाइम पे क्या होता है, जब सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टार्ट होती है तो अनसेफ सेक्स की तरफ जाते हैं सारे लोग, या मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते उन चीज़ों पे। तो उसमें क्या होता है, ये जो एडोलसेंस का टाइम होता है, तो बच्चे ही कह लो, मतलब उनको नहीं पता होगा मतलब चीज़ों का यूज़ करना है कैसे, ज़्यादा चीज़ों का यूज़ नहीं करते। फिर इसमें क्या होता है, सेक्सुअल हार्मोन्स ना बहुत ज़्यादा अपने पीक पर होते हैं। मीन्स जब आप 12 से 18 साल के बच्चे जो होते हैं ना, उनमें सेक्सुअल हार्मोन उनकी पीक पर होते हैं। मीन्स जैसे जो हम एडल्ट हैं, ठीक है, हमारे जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वो ठीक है, नॉर्मल है, सबके अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं, हाइट, वेट जो हमारा इंक्रीज हो रहा है वो इन हार्मोन्स की वजह से ही होता है। ठीक है, नॉट ओनली दैट, अगर सेक्सुअल चीज़ों पर लेकर के जाओ, नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारा डेवलपमेंट, हमारा गुस्सा, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो इन हार्मोन्स पर डिपेंड करती हैं। तो जब ये एडोलसेंस का टाइम चल रहा होता है ना, हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने पीक पर होते हैं। तो अब उनको कह लो, उनको ड्राइव देने के लिए ये अपने तरीके से कुछ स्ट्रेटेजीज लगाते हैं, कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें आता है अनसेफ सेक्स। ठीक है, फिर जब अनसेफ सेक्स में इनको नहीं पता कि किन चीज़ों का कैसे यूज़ करना होता है, क्या होता है, मीन्स इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। इस उम्र में बच्चों को नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बस एक तरीके की ड्राइव है जिसको इनको शांत करना है, या कह लो इनको खत्म करना है। शांत करना होता है, खत्म करना होता है, बट उनको नहीं पता कि इनको प्रिवेंट कैसे करा जाए, इनको रोका कैसे जा सकता है। तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, HIV और एड्स, जो कि बहुत ज़्यादा कंटेजियस डिजीज है, आपको पता है।
और शायद इनका अभी तक कोई इलाज भी नहीं है। तो इसका डिजीज क्या होता है, HIV और एड्स। यहाँ पे मेरा आपको पॉइंट लाने का ये क्यों मतलब था, या मैं यहाँ पे पॉइंट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो एज अ टीचर ये इंपॉर्टेंट है, हम एक पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक जो हमारा सर्वे जो हुआ है एक उसके अकॉर्डिंग इसको मुझे बताना जरूरी इसलिए क्योंकि जो जितने भी हमारे HIV एड्स होते हैं, जिनके भी केसेस होते हैं, जो 50% उसमें से जो केसेस होते हैं ना, 50% केसेस वो हमारे एडोलसेंस से आते हैं। मीन्स एडोलसेंस की एज में 17-18 साल तक में बच्चों को ये होता है और आगे जाकर के ये फैलता जाता है, बढ़ता जाता है। तो सबसे ज्यादा 50% जो एज ग्रुप है ना HIV एड्स का, वो यहाँ से एडोलसेंस से निकल के आता है। तो इसीलिए ये हमारे टाइम का आज का बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए कहते हैं कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, ये सारी चीजें बच्चों को बतानी चाहिए। आज का सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही है, ये सारी चीजें कि इनसे डील करना कैसे है। मुझे तो ये लगता है कि ये जो बच्चे हैं इनकी लाइफ बस इन्हीं के आसपास सिमट करके रह गई है और आगे लाइफ में क्या है क्या नहीं कुछ देखना ही नहीं। तो ये हमारे लिए आज के टाइम का बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए मैं आपको इसलिए भी डिस्कस कर रही हूँ कि रोल ऑफ अ टीचर इसमें क्या है, डेफिनेटली उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। सो ये था हमारा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों में। इसके बाद है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, हम ना बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, तू फर्स्ट आएगा क्लास में, नहीं आया तो मैं तेरे टांगे तोड़ दूंगा, तेरे को ना गोल्ड मेडल लेके आना है स्कूल में, ठीक है, सिंगिंग कंपटीशन में तुमको फर्स्ट आना है। मीन्स ये वो एक्सपेक्टेशन है जो हम बच्चों से लगाते हैं। हमें नहीं पता बच्चे के अंदर वो एबिलिटीज है या नहीं, हमें नहीं पता कि वो बच्चा कैपेबल है या नहीं, बट हम उससे जो एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कर देता है जीरो। सोशल डेवलपमेंट क्या, बच्चा किसी से बातें नहीं करना चाहेगा, किसी से बात करना छोड़ो, वो अपने पेरेंट्स से बात करना नहीं चाहेगा, उसको पेरेंट्स से ही बात करने में कंफर्टेबल नहीं होगा, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर हम सचिन तेंदुलकर से बोले कि तू गा, तो क्या वो गा पाएगा। और अगर हम लता मंगेशकर से कहते कि बहन तू जाकर के क्रिकेट खेल, तो क्या वो कर पाएगी, नहीं। हर बच्चे के अंदर अपनी एबिलिटीज होती हैं, अपना इंटरेस्ट होता है जिनको वो डेवलप करके उस चीज का मास्टर हो सकता है। बट ये जरूरी नहीं है कि वो बच्चा हर चीज का मास्टर बने, ठीक है। तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब देखो एक्सपेक्टेशन हमारे लिए चैलेंज कैसा है, एक्सपेक्टेशन तक तो ठीक है, बट आजकल के जो इंडियन पेरेंट्स है ना, वो अपने बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन लगा करके रखते हैं, तू ये भी कर ले, तू वो भी कर ले। पहले पढ़ाई का प्रेशर तो था ही था, अब आ गया को करिकुलर एक्टिविटीज का प्रेशर, तू ये भी कर ले, तू वो भी कर ले। तो बच्चों का सोशल डेवलपमेंट हो जाता है जीरो, वो इंटरेक्ट करने ही छोड़ देते हैं, उनके नहीं है कर लो, तुम्हें जो करना है कर लो। और फिर ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने का रिजल्ट क्या होता है, उनका एंटी सोशल बिहेवियर होने लगता है। सोशल बिहेवियर जैसा सोशल सोसाइटी ने डिसाइड करा है वैसा बिहेव करो। एंटी सोशल बिहेवियर क्या होता है, जैसा सोसाइटी ने बोला बिल्कुल उसके अपोजिट करो। रेड लाइट का पालन करना है, मैं तोड़ते हुए जाऊंगा। चोरी नहीं करनी, मैं सबके घर में चोरी करूंगा। अच्छा, उससे लड़ाई नहीं करनी है, मैं सबको मार के जाऊंगा। तो बच्चे क्या करने लगते हैं, जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती ना, हम बच्चे पे बर्डन डालते रहते हैं, उसको खुद की सेल्फ आइडेंटिटी पे डाउट होने लगता है। तू तेरे बस की ये नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, तू क्या है। उसके शर्मा जी के बेटे को देखो कितना अच्छा पढ़ता है, उसको देखो, शर्मा जी फेमस है ना बड़े, इनके बच्चे को देखो आज वो एयर होस्टेस बन गई। ऐसे कर करके कंपेयर कर करके हम बच्चे का खुद ही सेल्फ स्टीम जो है बिल्कुल जीरो कर देते हैं, बल्कि माइनस ही कर देते हैं। तो उसके बाद वो क्या करने लगता है, एंटी सोशल बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है, और एंटी सोशल बिहेवियर से वो सीधे चला जाता है सीरियस क्राइम पर। मतलब वो पूरे पूरे क्राइम ही करने लगता है, ठीक है, सीरियस क्राइम। क्योंकि कभी भी आपने सुना होगा उसने चोरी करी या उसने इसको मार डाला, तो उसके पीछे मैंने लगता है मर्डरर है, लेकिन फिर पता चलता है उसके पीछे एक स्टोरी छुपी हुई है, उसने क्यों करा, किस मजबूरी में करा, कैसे करा। फिर हमें थोड़ी सी सिंपैथी उस मर्डरर के लिए ही होने लगती है, क्योंकि कुछ ना कुछ पीछे स्टोरी छुपी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी संजय दत्त की संजू, उसने बंदूक वगैरह मंगाई, तो पहले तो उस पर टाडा लगा, हमें लगा टाडा है यार, ये करा इसने, बंदूक मंगाई ये वो। लेकिन जब हमें पीछे से स्टोरी पता चली, अपने पापा के लिए मंगाई थी ये वो, हमें खुद से उसको सिंपैथी होने लगी। मीन्स जो मेन एक्ट था, जो गलत है, जो कानून की नजर में गलत है, वो हमने देखा है कि वो गलत है, बट स्टिल हमको सिंपैथी फील होने लगी कि ऐसे उसके पीछे स्टोरी थी। तो ऐसे ही जो कुछ सीरियस क्राइम होते हैं ना, वो यहाँ से इसी एज ग्रुप से निकल करके आते हैं। एंटी सोशल बिहेवियर करते करते सीधे वो सीरियस क्राइम की तरफ चले जाते हैं। फिर क्या होता है, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। पेरेंट्स की तो एक्सपेक्टेशन पूछ दो, उनका एक ही बच्चा पायलट भी बन जाएगा, सब टीचर भी बन जाएगा, वो यहाँ भी नौकरी कर लेगा, वो ये भी कर लेगा, वो घर के काम भी कर लेगा, वो सारी चीजें कर लेगा, ठीक है। स्पेशली फॉर लड़कियां, उनको क्या है, पढ़ाई लिखाई आए ना, घर में खाना बनाना जरूर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गुजारा किससे होगा तुम्हारा जिंदगी भर, खाना बना के। पढ़ाई लिखाई करके नहीं हम कमा सकते, उसके बाद हम पढ़ाई लिखाई करके नहीं हम मेड रख सकते, तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ आना है, तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए, घर के सारे कामों में बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाते हो, पढ़नी तुम्हारी मर्जी है, बट घर के काम तुम्हें जरूर होने चाहिए। तो ये हमारी कुछ पेरेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है, जो कहीं ना कहीं हमें बहुत हर्ट करती हैं, क्योंकि हमें पता है हम कैपेबल हैं,
हमारे अंदर वो पोटेंशियल है कि हम कर सकते हैं, हम सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, बट स्टिल उनके बाद फिर एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करा जाता है, तो वो किसकी तरफ ले जाता है, हमें कम्युनिकेशन गैप की तरफ। हम अपने पेरेंट्स से बात करनी छोड़ देते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी होती है अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लेंगे, अपने दूर से हम मतलब जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आएगी ना, हम दूसरों के साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे इंस्टेड ऑफ आवर पेरेंट्स, जबकि सॉल्यूशन कहीं ना कहीं पेरेंट्स के पास ही होता है, पेरेंट्स ही निकाल सकते हैं। बट बात क्या होती है कि पेरेंट्स जो है इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं अपने बच्चों से, और उनको पता भी नहीं वो बच्चा पूरी कर सकता है या नहीं कर सकता, इवन वो करना चाहता भी है या नहीं, उनको ये तक मतलब नहीं है। बस उनको क्या है, जैसा हम कह रहे हैं बच्चा बस वैसे ही करता रहे, तुमने बोल दिया ना चांद तारे तोड़ लाओ, तो बस अब चांद तारे तोड़ लाओ कैसे भी, बट वो नहीं होता पॉसिबल, और वो कहाँ चला जाता है, कम्युनिकेशन गैप की तरफ। कम्युनिकेशन गैप बनाने लगता है बच्चा, किसी से भी बात करने से डरने लगता है, प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करता, इवन अगर उसको सीरियसली कुछ मेंटली प्रॉब्लम है या कोई फिजिकली उसको परेशान कर रहा है, तो भी हम इतने फ्री नहीं होते कि हम अपने पेरेंट्स से बोल पाए, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं पेरेंट्स पलट के हमसे ही ना बोल दे कि तेरे में ही कुछ प्रॉब्लम होगी, तू ही ऐसा होगा या तू ही ऐसी होगी। तो ये कहीं ना कहीं चीजें होती हैं जिससे नेगेटिव पीयर प्रेशर आता है। पीयर में जरूरी नहीं है पेरेंट्स भी होते हैं, पीयर में सिर्फ आसपास वाले नहीं, पेरेंट्स भी होते हैं, तो इनसे क्या होता है, नेगेटिव पीयर प्रेशर आने लगता है, नेगेटिव पीयर प्रेशर लगता है हमें कि ज्यादा कर रहे हैं, जैसे 100 में से 80 नंबर लाने तक तो ठीक था, बट तुम कह रहे हो कि 100 में से 100 ही लाओ, तो ये क्या होता है, नेगेटिव पीयर प्रेशर बनने लगता है, और ये रिस्क की तरफ ले जाता है एक बच्चे को, लीड्स टू रिस्क, हाई रिस्क की तरफ ले जाता है, मीन्स कि पता नहीं बच्चा कर ना पाए, कर पाए, और उसको अपने आप से प्रॉब्लम होने लगती है, और ये सारी चीजें हमारी स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिव पीयर प्रेशर लीड्स टू हाई रिस्क की तरफ। तो ये था हमारा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। अब सॉरी ये था हमारा सोशल डेवलपमेंट, सॉरी सोशल डेवलपमेंट के हमारे यहाँ पे 4 पॉइंट थे, मीन्स 6 पॉइंट थे, मैंने इनमें ही मिला के बता दिया आपको। फिर हमारा मोरल एंड स्पिरिचुअल चैलेंज, मोरल एंड स्पिरिचुअल चैलेंज भी होते हैं। इसमें क्या होता है, ये अच्छी है, ये अच्छी चीजें हैं, इसमें कुछ मुझे नेगेटिव नहीं लगा, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं हमने भी फेस करी है अपनी लाइफ में, डेफिनेटली हमने फेस करी है। तो ये क्या होता है, डूइंग वेल बट लैक ऑफ डायरेक्शन। इसमें बच्चे के पास पोटेंशियल है, बच्चे के पास आइडियाज है, बच्चे के पास कॉन्सेप्ट है, बच्चे के पास एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज है, बट उनको नहीं पता उसको किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है, मीन्स कहाँ करें। डेफिनेटली जब आपने 12th पास आउट करी होगी, 12th तक तो हम जैसे तैसे कर लेते हैं, फिर 12th के बाद कहाँ करें, किस कोर्स में एडमिशन लें, डाइट करें, रेगुलर कॉलेज करें, ओपन से तो नहीं करना चाहिए। अगर हम नॉन कॉलेज से करेंगे तो अच्छा, बीएलएड तो सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो क्या डाइट लड़के कर सकते हैं, 12th के बाद डाइट करें, और ठीक है ये सारी चीजें हम फेस करते हैं, डेफिनेटली आप लोगों ने भी करी होगी। 10th के बाद कौन सी साइड लें, खैर वो तो खैर आपकी चॉइस रही होगी, बट 12th के बाद डेफिनेटली कम से कम 1 से 2 बार आपने क्वेश्चन जरूर पूछा होगा किसी ना किसी से। मुझे तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ी थी, घर वालों ने मेरा पूरा प्री डिसाइडेड चार्ट था, डाइट ग्रेजुएशन मास्टर सब, खैर छोड़ो। तो इसमें क्या था, डूइंग वेल हम अच्छा कर सकते हैं, बट हमें नहीं पता होता लैक ऑफ डायरेक्शन, कहाँ डायरेक्शन है, कहाँ हमको यूज करना है, कहाँ जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे भी पॉइंट था, इनको यूज कैसे करें। फिर इसके बाद क्या होता है, डिसीजन मेकिंग इज डिफिकल्ट। उस टाइम पे बच्चों को डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मीन्स बच्चे जो है श्योर इन फ्यूचर नहीं सोच पाते, आगे का नहीं देख पाते क्या करें, तो उस टाइम पे उनको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, ये या ये करूंगा तो कहीं गलत तो नहीं हो जाऊंगा, या इससे करा तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, यहाँ पे मैं अच्छा कर सकता हूँ या यहाँ पे। तो इस टाइम पे बच्चों को क्या होता है, डिसीजन मेकिंग इज डिफिकल्ट, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिसीजन लेना मुश्किल होता है, इस टाइम पे बच्चे कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो एज ग्रुप होता है 12 से 18 साल का, उनके सारे डिसीजन उनके पेरेंट्स द्वारा या जो उनके गाइडेंस होते हैं, जो उनका वो उनके द्वारा ही लिए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी गोज हैंड इन हैंड। फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी गोज हैंड इन हैंड मीन्स, इसको थोड़ा ध्यान से समझना ही क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी मीन्स कि मैं क्या हूँ। अभी देखो इस पूरी दुनिया में मैं ही हूँ जो मैं अपने आप को सबसे अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मेरी वीकनेस क्या है, मैं कहाँ पे अच्छी हूँ या कहाँ मुझे प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ मेरे बारे में। बट इस उम्र में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी गोज हैंड टू हैंड, हैंड इन हैंड जाती है। मीन्स कब मैं गई, अब मान लो मैं किसी से पहली बार में, मैं वैसे बहुत फेमिलियर हूँ, बहुत अच्छे से बात करूंगी आपसे, आपको लगेगा ही नहीं आप मुझसे पहली बार में बात कर रहे हो, बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं खुद से स्टार्टिंग नहीं कर सकती। आप सोचो हम कहीं मिल रहे हैं, मैं आपके पास जाऊं, मैं आपसे बात करूं, मुझे खुद से बात करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नहीं, जब हम बात करने लगेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं आप मुझसे पहली बार बात कर रहे हो, डेफिनेटली, बट मैं स्टार्टिंग नहीं कर सकती, मैं इनिशिएटिव नहीं ले सकती। तो यही का एग्जाम्पल, यही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, यही मैं हूँ 12-18 से 18 साल के बीच में, तो मुझे किसी ने, मैं ऐसी कहीं पे गई, मैंने बात नहीं करी, उसको नहीं पता मैं कैसी हूँ, लेकिन उसने मेरे लिए क्या पे जस्टिफिकेशन बनाया, यार ये तो बहुत घमंडी है, बात ही नहीं करती, ये तो बहुत घमंडी है, बात ही नहीं करती। तो यहाँ से मेरी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो क्या बनी कि मैं घमंडी हूँ।
ठीक है। यहाँ से मेरी क्या बनी कि मैं घमंडी हूँ, बट यहीं पे मैं किसी कॉन्सेप्ट में गई, वहां पे कुछ इंटेलिजेंस का काम था, मैंने अच्छे से सारे आंसर दिए, तो वहां पे क्या बना, यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, बना ना, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो वहां से क्या हुआ, अच्छा मैं इंटेलिजेंट हूँ, और वहां पे मुझे क्या पता चला, मैं घमंडी हूँ। फिर ऐसे मैं कहीं गई, तो जैसे मैं बोलती हूँ, जो तो खैर मुझे भी पता ही है चीज, मैं बहुत फास्ट फास्ट बोलती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो मुझे पता है मुझे इस पर वर्क करना है, मुझे फास्ट फास्ट बोलती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मेरी जो आइडेंटिटी है ना वो अलग अलग लोगों के पास जा रही है, और वो मेरी अलग आइडेंटिटी बना रहे हैं। मीन्स मुझे पता उस टाइम पे नहीं पता होता, जो 12 से 18 का एज ग्रुप है ना, उनके पर्सनल आइडेंटिटी क्या है उनको नहीं पता होता, अलग 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 हाथों में जाती है, वो लोग आइडेंटिटी बनाते हैं, ये घमंडी है, ये इंटेलिजेंट है, ये बहुत जल्दी जल्दी बोलती है, इसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उससे तो बात करना बेकार है, सीधे मुंह बात नहीं करती। ऐसे कर करके क्या होती है, आइडेंटिटी अलग बनती है। और हम जो है ना, अपने ऊपर वर्क करने की बजाय, अपनी बुराई को देखने के बजाय, हम उन लोगों के पर्सपेक्टिव से अपने आप को जज करने लगते हैं। ये मोस्टली गलती जो अभी हम सब, बहुत सारे जो एज ग्रुप है 20 से 25 का हमारा वाला, ये भी डेफिनेटली करता होगा कि हम दूसरों के पर्सपेक्टिव से अपने आप को जज करने की कोशिश करते हैं। देखो, हमें दूसरों के लिए नहीं अच्छा बनना, हमें अपने लिए अच्छा बनना है। हम कैसे हैं, हमारी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, उसको ग्रो करो, क्योंकि सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग सिचुएशन की वजह से अलग अलग होंगे। किस सिचुएशन में आपसे डील कर रहे हैं क्या है, और वो उनका पर्सपेक्टिव है, तो उसका हमारे ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट यस, उस टाइम पे बहुत सारा बच्चों को पड़ता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अगर वो अच्छा बोल देंगे, किसी ने उसको अच्छा बोला, इंटेलिजेंट बोला, वो एकदम से खिल जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएंगे। बट अगर इसकी जगह उनको नेगेटिव किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो वहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या है यार, क्यों बोल दिया, मैं घमंडी हूँ यार, मैं किसी से बात ही नहीं करती ठीक से, मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपने आप को सुधारूँ, मतलब दुखी हो जाते हैं दूसरों के पर्सपेक्टिव से। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये सारे हमारे चैलेंजेस थे, हमारे मोरल एंड स्पिरिचुअल चैलेंज के, कि पर्सनल आइडेंटिटी उनकी डेवलप ही नहीं हो पाती खुद से जिस तरीके से होनी चाहिए। ये जो थे चैलेंजेस थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब हम बात करने वाले हैं कि स्पेशल ग्रुप के बारे में, और स्पेशल ग्रुप कौन सा होगा, ऑब्वियसली एडोलसेंस, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेशल ग्रुप है, इसको एक स्पेशल ग्रुप की कैटेगरी में क्यों डाला गया है, ये स्पेशल ग्रुप ये है क्योंकि एडल्ट से भी ज्यादा जो एक एडल्ट की लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, एडल्ट की लाइफ से भी प्रॉब्लम आती है हमारे एडोलसेंस में, ठीक है। इस टाइम पे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सेकेंड चीज, जब एडल्ट टाइम में हम होते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एबल हो जाते हैं, लेकिन ये बेचारे उसका सॉल्यूशन ढूंढने के एबल नहीं होते। हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कैसे ना करके रास्ता ढूंढ लेते हैं, अपने आप को मोटिवेशन कर लेते हैं, या अगर हम आज अपसेट हैं, दुखी हैं, तो हम अपने आप को ट्राई करते हैं अप होने की, पुशअप करने की, खुश होने की, सारी चीजें। बट यहाँ पे दुखी है ना तो दुखी होते चले जाएंगे, खुश है ना तो खुशी होते चले जाएंगे। कहते नहीं है, पहला पहला प्यार जो होता है, जैसे आप में उसमें फीलिंग होती है कि पहला प्यार अलग ही होता है, पहला प्यार अलग वाला कुछ नहीं होता, वो इस टाइम पे होता है ना। तो इस टाइम पे अगर प्यार भी होगा तो वो एक्सट्रीम वाला प्यार होगा, किसी से नफरत भी होगी तो फिर वो इतनी नफरत होगी कि उसका खून ही कर दो जाके। तो ये सारी चीजें कुछ होती हैं इस टाइम पे, तो इसलिए इसको स्पेशल ग्रुप की कैटेगरी में दिया हुआ है कि जो भी चीजें होती है ना इसमें एक्सट्रीम ही होती है, हाई, बहुत ज्यादा हाई, ठीक है। सो ये था। फिर इसके बाद हम एक प्रोफाइल देखते हैं। ऑब्वियसली प्रोफाइल हम किसकी देखेंगे, एडोलसेंस की। तो हम एडोलसेंस की प्रोफाइल देखते हैं ग्लोबली, मीन्स पूरी दुनिया में एडोलसेंस का क्या है, और फिर एक इंडियन में तो आपको पता ही है हमारी इंडियन में एडोलसेंस का हाल क्या है, किसी लायक नहीं समझा जाता। खैर अभी जो है पेरेंट्स जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, उनका अच्छा हो रहा है, पेरेंटिंग डेवलपमेंट बढ़ रही है, मीन्स की थोड़ा सा स्टाइल अलग हो रहा है हमारे पेरेंट्स से, जो रूलिंग पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग हट के आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो अभी हम देखते हैं कि प्रोफाइल क्या है ग्लोबल में, ठीक है, ग्लोबली यानी इंटरनेशनल लेवल पर हम देख रहे हैं क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि हमारी पूरी दुनिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 1.2 बिलियन, नॉट मिलियन, इट्स बिलियन, 12 करोड़ से ज़्यादा, यानी 1.2 बिलियन कितना होता है मुझे नहीं पता, बट 1.2 बिलियन जो है ना पॉपुलेशन हमारी एडोलसेंस की है। मीन्स हमारी अभी पूरी दुनिया में 1.2 बिलियन किशोरावस्था के बच्चे हैं। 1.2 12 से 18 के बीच में फेस कर रहे हैं। इसमें से क्या होता है कि पूरी 1.2 में से आप आंकड़ा लेना, ठीक है, 1.2 में से, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में से नहीं, 1.2 में से सारी चीजें चलेंगी। 1.2 बिलियन हमारे एडोलसेंस है, उसमें से जो भी होता है ना इसके 2/3 उनको फोर्स करा जाता है कि जो पार्टनर उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए, मतलब शादी के लिए सिलेक्ट करा है, मीन्स अगर वो लव मैरिज करना चाहते हैं ना तो उनको फोर्स करा जाता है कि वो अरेंज मैरिज करें। मीन्स इनमें से 2/3 बच्चों को, या आगे जा करके 2/3 को एक्सेप्ट करना पड़ता है जो पेरेंट्स ने चुना है उनको शादी करने के लिए। बेसिकली क्या है इसका मतलब कि 2/3
इसका है 1.2 बिलियन का 2/3 उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है 18 साल की उम्र तक, जो पेरेंट्स ने उनके लिए लड़का चुना है वो। मीन्स वो ये आवाज नहीं उठा सकते कि मुझे इससे शादी करनी है या मुझे उससे शादी करनी है, नहीं। जो पेरेंट्स ने उनके लिए लड़का चूज करा है उनको उसी से शादी करनी पड़ेगी, लड़का या लड़की। नॉट ओनली लड़का। आप बोलोगे कि आप पक्षपात कर रहे हो, जेंडर वाइज हो रहे हो, नहीं। लड़कियों के साथ ही नहीं, लड़कों के साथ भी। जो लड़की चूज करी उसी से शादी करेगा, जो लड़की चूज करी उसी से शादी करनी है। तो ये होता है 2/3 में। और बाकी जो है, बाकी जो बच्चे हैं ना वो अलाउ ही नहीं करते। मीन्स जो 1/3 होंगे, जो भी होंगे, उनको अलाउ नहीं होता अपोजिट जेंडर से बात करना। ठीक है, जो उनका अपोजिट जेंडर है, यानी कि बॉय का गर्ल से और गर्ल का बॉय से। तो बाकी टाइम में ना, बाकी काफी सारे कल्चर में ऐसा होता है कि उनका लड़का लड़की से बात करना अच्छा माने ही नहीं जाता। बाकी हेल्थ एंड वेलबींग पर हम आते हैं, तो कुछ स्टेट्स के नाम है जैसे कि जापान, फिलीपींस और अमेरिका। यहाँ पर एडल्ट्रेशन की जो रेट है, हेल्थ और बीइंग रेट बहुत अच्छी है। मीन्स बहुत अच्छा हेल्दी खाते हैं, बहुत बढ़िया है यहाँ के एडोलसेंस इन तीनों स्टेट के, जापान, अमेरिका और फिलीपींस के। बाकी में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। सेम है यहाँ पे जेंडर बायनेस क्या है, जापान, फिलीपींस, अमेरिका में बिल्कुल जेंडर बायनेस देखने को नहीं मिलता। जितना लड़का उतना लड़की सब कुछ। बाकी अदर स्टेट्स में जैसे मिडल एशिया में लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बजाय की लड़कियों के। और कुछ जगह में क्या होता है, लड़कों को बोला जाता है कि तुम काम करो, लड़कियों को घर का काम करने के लिए ही रखा जाता है। मीन्स कि तुम घर में ही रहोगे, काम करोगे। मीन्स ये जेंडर बायनेस होता है। फैमिली क्या है, जब भी सेक्रीफाइस करने की बात आएगी, फैमिली की तीन चार स्टेट को छोड़ देना जिनके मैंने नाम लिए, देशों को। बाकी समय क्या होता है कि फैमिली के लिए अगर जब भी सेक्रीफाइस करने की बारी आएगी ना, तो लड़कियां करी जाएंगी, लड़कियां सेक्रीफाइस करेंगी। मीन्स एक लड़की वर्किंग है, एक लड़का वर्किंग है, लड़के का ट्रांसफर हो रहा है, उसको कहीं और जाना है, तो लड़की को फोर्स करा जाएगा कि तू अपना काम छोड़ करके उसके साथ चल दे, क्योंकि तेरा तो काम है घर संभालना। और लड़के को फोर्स नहीं किया जाएगा, लड़का नहीं छोड़ेगा। और सेम चीज ऐसे अगर लड़की के साथ होती है कि उसको ट्रांसफर कर करके जाना है कहीं पे, लड़के की फैमिली लड़को जाएगा तो नहीं जाएगा, लड़के वाले नहीं जाएंगे। लड़की को जॉब फिर से छोड़नी पड़ेगी और फिर से काम घर में करना पड़ेगा, या फिर वो वहीं कहीं आसपास जॉब ढूंढ ले। तो ये ऐसा आपके उसमें लिखा था। स्कूल और पीयर में क्या होता है, स्कूल में यहाँ पे जो है लड़का लड़की अलाउड है। मीन्स बहुत सारे स्कूल में लड़का लड़की अलाउड है, काफी सारे में पढ़ते हैं साथ में, बट स्टिल कुछ बाउंडेशन के साथ। लड़का गर्ल्स, लड़कियों के स्कूल, लड़कों के स्कूल भी अलग है, बट यस पूरे ग्लोबल में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लोबल में कुछ पिछड़े भी हैं, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इनको तो रहने देते हैं अभी। बट कहाँ पे क्या है, अलाउड है कि लड़का लड़की साथ में पढ़ेंगे। पीयर में भी लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। एक ग्लोबली मेजोरिटी बड़े लेवल पर ये बात हो रही है, तो वहाँ पे लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं। पीयर में भी लड़का लड़की होते हैं। इवन इंडिया में भी इतना कहाँ कुछ है। मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं, मीन्स जो बॉय वाले फ्रेंड्स रहते हैं, वो आ जाते हैं घर पे, इतना कुछ इशू नहीं है, बात बात कर लेते हैं कॉल पे भी सबके सामने, इतना इशू नहीं है। बट यस उसमें लिखा था कि कुछ कंट्रीज में इसको गलत नजर से देखा जाता है या इशू माना जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने इंडिया पे। अब तो ये था पूरी दुनिया के बारे में देख रहे हो ना, पूरे एक मेजोरिटी लेवल पे आप देख रहे हो। अब हम बात करते हैं अपने इंडिया की। तो आई थॉट यहाँ पे आपको मुझे कुछ ज़्यादा बताने की नहीं है, आप सब कुछ फेस करके बैठे हो। यहाँ पे क्या है, अर्ली मैरिज इज कॉमन, बाल विवाह इज कॉमन। पहले 18 साल एज थी लड़की की शादी की, अब 21 कर दिए, बट स्टिल अर्ली मैरिज इज कॉमन। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि लड़कियों की इजाजत के बिना, मीन्स उनको नहीं पता लड़की मेंटली और फिजिकली रेडी है शादी के लिए, नहीं। यहाँ पे इंडिया में लड़की शादी के लिए कब रेडी होती है, जब उसके मम्मी पापा रेडी होते हैं। अब उसके मम्मी पापा 20 साल में रेडी हो या 30 साल में, उसको शादी करनी पड़ेगी। तो वो पॉइंट मैंने स्किप कर दिया, मैं बता रही हूँ आपको। अर्ली मैरिज तो कॉमन है ही, यहाँ पे ध्यान नहीं देते इंडिया में कि लड़की मेंटली या फिजिकली शादी के लिए रेडी या नहीं। वो कब रेडी होते हैं, जब उनके पेरेंट्स मान जाते हैं। फिर क्या है, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज लो। जो कॉन्ट्रासेप्टिक क्या है ये, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा लो है। तो इनका यूज बिल्कुल ना के बराबर होता है इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं होता। ड्रग अब्यूज होते हैं। ड्रग अब्यूज मीन्स कि ड्रग तो पीते ही पीते हैं, फिर आकर के घर में कलेश करना, मारना पीटना, है ना। ड्रग की वजह से पैसे मांगना घर में, ड्रग में अल्कोहल वगैरह सब कर लो कि मतलब ड्रग पी करके फिर घर में पैसे मांगना, काम ना करना, ठीक है, गाली गलौज करना, तो वो ड्रग अब्यूज है। फिर कॉमन है, मीन्स ये जो सारी चीजें यहाँ पे लिखी है ना, इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। कॉमन इन द सेंस कि 10 में से हर एक घर में, बल्कि एक या 2-3 घर में ही आराम से ये चीजें मिल जाती हैं, कोई ना कोई इनमें से एक ना एक हो जाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा कॉमन है। माल न्यूट्रिशन इज सीरियस प्रॉब्लम। यहाँ पे माल न्यूट्रिशन जो है एडोलसेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। माल न्यूट्रिशन मीन्स हमारे यहाँ का जो यूथ है, एडोलसेंस कह लो, जो एडोलसेंस जो टीनेजर्स हैं, उनको पोषक खाना मिलता ही नहीं है, या तो उनकी चॉइस ही नहीं है उसको खाना। वो हमेशा जंक फूड, फास्ट फूड इसकी तरफ, बाहर खाने की तरफ ज्यादा जाते हैं।
आप भी अपने टाइम पर जो थे 12 से 18 के टाइम पे बहुत खाते होगे बाहर का। जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपको अक्ल आई कि भाई हेल्थी है जो जिंदगी भर साथ रहने वाली है, तो आप थोड़ा बहुत खा लेते होगे अभी घर का, अदरवाइज आपने भी बहुत खाया होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्राइम्स बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे, क्राइम्स वो भी टीनेजर्स के द्वारा। टीनेजर किसी की हत्या कर देते हैं या चैन स्नैचिंग जो होती है, सारी चीजें क्राइम बहुत ज्यादा करते हैं इंडिया में, वो भी कौन, टीनेजर्स। फिर क्या होती है, ट्रैफिकिंग एंड सेक्स वर्क। ट्रैफिकिंग क्या होता है कि लड़कियों को उठा करके मतलब कहीं से पकड़ के बेच देते हैं, बांग्लादेश झारखंड से लड़कियां ला करके किसी और स्टेट में बेच देते हैं, पैसों में ही ट्रैफिकिंग होती है कि पैसों के लिए बेचना, लड़कियों को बेच देते हैं। फिर सेक्स वर्क, उनसे जबरदस्ती सेक्स वर्क करवाया जाता है, तो ये इंडिया में चीजें हैं। फिर होता है रोल ऑफ अ टीचर, ये है हमारा लास्ट पॉइंट, लास्ट एंड द बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम जो है वुड बी टीचर है, होप फॉर द बेस्ट हो जाए। तो उसमें रोल ऑफ अ टीचर क्या रहता है, आप इन सारी चीजें की चैलेंजेस आपको फेस करना है। आप पढ़ाओगे, वैसे तो आप 5वीं तक के बच्चे पढ़ाओगे, पर आप में से डेफिनेटली कितने टीजीटी पीजीटी निकलेंगे, तो आपको हमारे इस यूथ को, इस टीनेजर को पढ़ाना है। तो उसके लिए आपका रोल ऑफ अ टीचर क्या हो सकता है, फर्स्ट बच्चों के फ्रेंड बन करके रहो, जो आपके पॉइंट लिखे हुए हैं बुक में, बच्चों के फ्रेंड बन करके रहो। अगर जो बच्चा है आपसे कुछ, बच्चों के फ्रेंड बन के रहो, उनसे अपनी फीलिंग शेयर करो, बच्चों को मोटिवेट करो कि वो अपनी फीलिंग शेयर करें। सेकंड चीज, अगर आपको कोई लगता है कि कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम में है, या वो ठीक से ज्यादा गुस्सा करता है, या जो बच्चा जो है बहुत ज्यादा खुश होता है, या बच्चा जो है इमोशनल है, बात बात पर रो जाता है, तो आपको क्या करना है, एक पुल का मतलब उससे एक बात बना करके रखनी है। मीन्स आप उसकी सारी फीलिंग सुनो, मीन्स पूछो कि बच्चा इतना ज्यादा गुस्सा क्यों करता है, बच्चा इतना ज्यादा क्यों हंसता है, उसका रीजन जानने की कोशिश करो, कहीं बच्चा परेशान तो नहीं है, और अगर बच्चा परेशान है तो सारे कारण जानो और बच्चे की उस चीज से ओवरकम करने में हेल्प करो। तो पहला तो था कि फ्रेंड बन के रहो, सेकेंड जो है सारी फीलिंग जानो, थर्ड चीज जो बच्चे के आसपास का है, केस स्टडी जिसे हम कहते हैं, बच्चे के आसपास मीन्स बच्चे का पीयर कैसा है, बच्चे के पेरेंट्स की पेरेंटिंग कैसी है, बच्चे के आसपास सिबलिंग कितने हैं, बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट कैसे है, बच्चा किन चीज़ों में पढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। फोर्थ चीज़ है, बच्चों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट करने के चांसेस देने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गेम खिलवाओ, पेंटिंग कराओ, ड्राइंग कराओ, खेल कूद करवाओ, एक्टिविटी ऐसी करवाओ कि बच्चे का ग्रोथ हो। और काफ़ी सारी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको पता चल सके कि आपकी पर्टिकुलर क्लास के बच्चे में कौन सी स्किल डेवलप हो सकती है, किस बच्चे में कैसी एबिलिटी है, ये एज अ टीचर आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये 5 पॉइंट था। फिर छठा था, बच्चों को बात बात पर आगे आने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, मोटिवेट करो कि आप क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव लो, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ करके आओ। 7 पॉइंट था कि आपको बच्चों को आगे आने के चांसेस देने चाहिए, मीन्स कि आप उनको बोलो कि तुम्हारे जो थॉट्स हैं, जो तुम्हारे आइडियाज़ हैं, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट हैं, हम हमेशा उनका वेलकम करते हैं, भले ही वो हमारे किसी काम के नहीं हो, बेकार हो, बट एटलीस्ट बच्चों को सुनो, ताकि बच्चों को लगे कि भाई हाँ भाई वो भी वैल्यूबल है। बच्चों को सुनो ताकि उनको लगे कि वो वैल्यूबल है, उनकी भी कोई वैल्यू है, उनको भी अच्छा लगे। सो ये सारी चीज फंक्शन है जो एक रोल ऑफ अ टीचर, एज अ टीचर हम लोग क्लास में प्ले कर सकते हैं। सो जो एडोलसेंस का जो आपका टॉपिक था केवीएस पीआरटी का, स्पेशली सारे पॉइंट्स उसमें से क्लियर हो गए, अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, चैलेंज, नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरीथिंग। सो यही थी ऑल वीडियो। सो ये सारा टॉपिक आपका कवर हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। डेफिनेटली इस बार श्योर मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि देखो पूरा 1 घंटा होने वाला है। सो प्लीज़